शांति सोफे पर बैठी हुई थी और पूरा घर सजा हुआ था। तभी सुमित्रा हाथों में बहुत सारे थैले लेकर घर में घुसते हुए कहती है, अरे ये कैसा शादी वाला घर है। घर में तो बिल्कुल भी रौनक नहीं लग रही। लगी नहीं रहा कि शादी वाला घर है। लेकिन अब मधुपुर की मौसी आ गई है, अब जमेगी ना घर में रौनक। तभी सुमित्रा की आवाज सुनकर लता भी हॉल में आती है और कहती है, हाँ, अब तो मधुपुर की मौसी आ गई है। तब तो शादी वाले घर में आवाज ही आवाज होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही बोलती है। सुमित्रा भी लता को देखकर मुंह बना लेती है। दरअसल लता घर की बुआ थी और सुमित्रा व लता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ा करती थी और छोटी छोटी बातों पर मीठी और खट्टी तकरार किया करती। अब घर की बॉस आ गई है तो सारे काम की कमान तो वही संभालेगी। तुम तो रह ही दो, भाभी की बहन हो, लेकिन इतराती हो जैसे कहीं की रानी हो। हाँ, तो तुम कौन सा कुछ कम हो? दीदी की ननद हो, हुकूमत ऐसे चलाती हो जैसे कहीं की सत्ता चला रही हो। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर शांति दोनों को शांत करवाती हुई कहती है, बस बस, आप दोनों ने आते ही लड़ाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी सी तसल्ली रखो, बेटी की शादी का घर है। एक मेरी बहन है और दूसरी मेरी ननद। समझ में नहीं आता कि मैं किसकी तरफ से बोलूं। फिलहाल तो शांति दोनों को शांत करवा देती है, लेकिन शांति खुद ये सोच सोचकर परेशान थी कि अपनी बेटी की शादी में वो अपनी ननद और बहन को आपस में लड़ने से कैसे रोकेगी। मेहंदी वाला दिन आता है, जहां हर कोई हाथों में मेहंदी लगा रहा था। वहीं सुमित्रा मौसी मेहंदी की थाली लेकर घूम रही थी और लता हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठी हुई थी। सुमित्रा ने उसे देखकर चिढ़ते हुए कहा, मेहमान भी बस कुछ नाम के ही होते हैं, आते हैं और मेहंदी लगवाकर ऐसे बैठ जाते हैं ताकि कुछ काम करने को ना बोल दे। तो क्या हुआ, लड़की की बुआ हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। मैं अच्छी लगूंगी तभी तो घर के अंदर रौनक बढ़ेगी, इसीलिए मैंने तो पहले ही मेहंदी लगवा ली। हाँ, तो मैं भी तो लड़की की मौसी हूँ, मेहंदी लगाना तो मेरा भी बनता है। लेकिन भाई, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, इसलिए हर काम करने से पहले सारा काम निपटाना प्रेफर करती हूँ। तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ मैं। आलसी तो मैं भी नहीं हूँ। जब काम करने पर आती हूँ तो पूरे गांव का काम एक बार में कर देती हूँ। ये तो क्या है ना, मेरी भतीजी की शादी है तो मैंने सोचा मैं खुद को थोड़ा सजा लूं, संवार लूं, ताकि मैं और ज्यादा सुंदर लगूं। लता और सुमित्रा ऐसे ही फिर से लड़ने लगती हैं। तभी जिसकी शादी थी, यानी कि कंचन, वो वहां आती है और मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है और कहती है, मौसी, बुआ जी, आप दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रही हो? आज मेरे लिए इतना स्पेशल दिन है और आप दोनों इस तरह लड़ाई करके मेरा मूड खराब कर रही हो। अब दुल्हन रोती हुई अच्छी लगेगी क्या? कंचन की बात सुनकर लता और सुमित्रा आपस में लड़ाई करना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो दोनों ही कंचन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब हल्दी वाला दिन आता है। कंचन पीले रंग का सूट पहनकर हल्दी लगवाने बैठी हुई थी। तभी वहां पर उसकी सुमित्रा मौसी और लता बुआ आती हैं और सुमित्रा मौसी कहती है, कंचन बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मधुपुर की पायल लेकर आई हूँ, ये पहनो, तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। अरे कंचन बेटा, तुम ये रामपुर का हार डालो, तुम्हारे इस हल्दी वाले पीले सूट पर बहुत सुंदर लगेगा। रहने दो कंचन बेटा, ये मत डालना। वैसे भी रामपुर की आधे से ज्यादा चीजें नकली निकलती है, बिल्कुल तुम्हारी बुआ की तरह। तुम तो रहने ही दो। क्या ऐसे रही हो जैसे मधुपुर में तो राजा महाराजा खुद अपने गहने छोड़कर जाते हैं। दोनों आपस में इसी तरह लड़ रही थी कि तभी वहां पर शांति का पति कृपाल आता है और कहता है, अरे बस भी करो, अब तुम लोग आपस में कितना लड़ोगी। साली साहिबा, आप ही शांत हो जाइए ना। माना आपकी जुबान थोड़ी सी तीखी है, लेकिन ब्याह शादी का घर है, मिठाई चलनी चाहिए ना। इतना तीखापन आखिर क्यों? अच्छा हुआ भैया जी जो आपने इसे समझा दिया, वरना मैं तो बोलती तो बेकार में भाभी को बुरा लग जाता। तुम भी थोड़ा कम बोलो लता। और वैसे भी कंचन को हल्दी लगानी है तो उसे इस समय गहने पहनाने की क्या जरूरत है? और अगर तुम दोनों को कुछ करना ही होता तो उसके लिए फूलों वाले गहने लेकर आती ना। ये बात सुनने के बाद लता और सुमित्रा चुप हो जाती हैं। अब शादी वाला दिन आता है। कंचन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी। तभी सुमित्रा और लता आपस में लड़ाई करने लगती हैं। मैंने बोल दिया ना, अरे कंचन के साथ तैयार होने मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं दुल्हन की मौसी जो हूँ। और ऐसे कैसे तुम जाओगी? तुम तो घर पर ही आटा लपेट लेना, अच्छी लगोगी ऐसे ही तुम।
कंचन की बुआ मैं हूँ और एकलौती बुआ हूँ, इसलिए मैं ही कंचन के साथ ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाऊंगी। हाँ। अरे तो मैं भी तो इकलौती मौसी हूँ, कंचन के साथ मैं जाऊंगी। बस बोल दिया तो बोल दिया। मेरे साथ कौन जाएगा? आप दोनों जल्दी से डिसाइड कर लो, मुझे लेट हो रहा है। और फिर पार्लर वाले ने बोला था कि समय से आना, मेरा मेकअप होने में समय लगेगा, दुल्हन हूं मैं, दुल्हन। तभी वहां पर कृपाल आता है और अपनी साली और बहन को आपस में लड़ाई करते देखकर कहता है, अरे बस करो तुम दोनों ने शादी वाले घर को युद्ध का मैदान बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये शादी वाला घर नहीं है, बल्कि दुल्हन की बुआ वर्सेस दुल्हन की मासी का युद्ध चल रहा है। खैर, तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक कंचन के साथ तैयार हो जाओ और दूसरी पार्लर में, और पार्लर के पैसे मैं दे देता हूं। कृपाल की बात सुनकर सुमित्रा और लता दोनों ही खुश हो जाती हैं। लेकिन वहां पार्लर वाली के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं तो पार्लर वाली अपने बॉयफ्रेंड मयंक से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। मयंक, तुम मुझे लेने के लिए जल्दी आना। तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम स्मोकिंग करते हो। खाओ मेरी कसम, अब तुम स्मोकिंग नहीं करोगे। दीदी, ग्राहक आए हैं और दुल्हन को तैयार करना है। दुल्हन के साथ दुल्हन की बुआ और मौसी भी है, और आप यहाँ फोन पर लगी हो। मेरे मयंक के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं वर्ल्ड वॉर 4 भी कर लूंगी। दुल्हन है तो क्या हुआ, थोड़ा इंतजार कर लेगी। कंचन को चिंता हो रही थी क्योंकि उसे जल्दी तैयार होना था। उसकी चिंता उसकी बुआ और मौसी को भी साफ नजर आती है। अब कंचन की परेशानी देखकर बुआ और मौसी, जो हमेशा लड़ाई किया करती, एक हो जाती हैं। ए पार्लर वाली, कर दूंगी तेरा दिमाग की बत्ती खाली। अभी के अभी मेरी कंचन को तैयार कर, वरना मधुपुर का ऐसा गुस्सा पड़ेगा ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सुमित्रा ने। भले ही पहली बार कोई पते की बात की है, लेकिन सही बात की है। और रही बात तेरे मयंक की, उसके बाल पकड़कर कंचन की बारात में नागिन डांस करवा दूंगी। चुपचाप जल्दी से कंचन को तैयार कर, हमें तो भले ही बाद में तैयार कर देना। कंचन को यह देखकर अच्छा लगता है कि हमेशा आपस में तकरार करने वाली उसकी सुमित्रा मौसी और लता बुआ बहुत ही प्यार से उसका साथ दे रही थी। पार्लर वाली भी उनकी डांट सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाती है और जल्दी से कंचन का अच्छा सा मेकअप करके उसे तैयार करती है। जिसके बाद सुमित्रा और लता कंचन को दुल्हन के रूप में सजा देखकर भावुक हो जाती हैं और उसे लेकर बैंक्वेट में आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में कंचन के फेरे हो जाते हैं। सुमित्रा और लता दोनों की आंखें भर आती है और लता सुमित्रा से कहती है, ये रिश्तों की तकरार तो ऐसे ही चलती रहती है। कंचन की शादी के बहाने ही सही हम लोगों का मिलन हुआ और हमें फिर से एक बार तकरार करने का मौका मिला। अब कंचन चली जाएगी तो ये घर सूना हो जाएगा। हाँ, मैं भी कौन सा दीदी के घर बार बार आ पाऊंगी। तुम तो हर बार रक्षाबंधन और भाई दूज पर यहाँ आओगी। दीदी का ख्याल रखना और जीजा जी का भी। पीछे खड़ा हुआ कृपाल ये सारी बातें देख और सुन रहा था। उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि हमेशा लड़ाई करने वाली मौसी और बुआ आपस में इतनी भावुक बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में विदाई का समय आता है। दोनों ही कंचन की तरफ बढ़ने लगती है। लता सुमित्रा से कहती है, मैं कंचन की बुआ हूँ, पहले उसके गले रखकर मैं रोऊंगी। तुम बुआ हो तो क्या हुआ, मैं मौसी हूँ। माँ का दूसरा रूप होती है मौसी। पहले उसके गले लगकर रोने का अधिकार मेरा है। दूर खड़े हुई शांति और कृपाल ये सब कुछ देख रहे थे और दोनों ही अब अपना माथा पीट लेते हैं। और इस तरह शादी में चलने वाली बुआ वर्सेस मौसी की तकरार ऐसे ही चलती रहती है। कंचन भी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और थोड़ी ही देर में लता और सुमित्रा भी विदा होकर अपने अपने घर को चली जाती हैं। लेकिन जब शादी की एल्बम और वीडियो को देखा जाता है तो हर फोटो और वीडियो में सुमित्रा और लता एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ती हुई नजर आती हैं। पारुल एक चंपोली नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो अपनी भाभी अनीता के साथ रहती थी। पारुल की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके भैया काम की वजह से शहर में रहते थे। एक दिन पारुल ने पूरे घर का काम कर लिया होता है, तभी उसकी भाभी अनीता आती है। अरे ओ पारुल, जाओ बाहर बाजार से मेरे लिए पापड़ लेकर आओ। मेरा बहुत मन हो रहा है पापड़ खाने का। अभी एक बच्चा पापड़ खाता हुआ मिल गया, तभी से मुझे भी खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन भाभी, अभी अभी मैंने पूरे घर का काम किया है और खाना भी नहीं खाया। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर जाकर आपके लिए पापड़ ले आऊंगी।
खाने का क्या है, खाना कहीं भागा जा रहा है? खाना तो तू आकर भी खा सकती है ना। लेकिन मेरा तो मन पापड़ खाने का हो रहा है, और वो भी अभी हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? इसलिए तुझे बोल रही हूँ, तू जाकर पापड़ ले आ। भाभी, अगर मैं आपके लिए घर पे ही पापड़ बना दूं, तब तो आप मुझे बाजार जाने को नहीं कहोगी ना? अगर तूने ठीक वैसे ही पापड़ बना दिए जैसे बाहर बाजार में मिलते हैं, तब तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर तूने वैसे पापड़ नहीं बना पाई ना, तब देख लियो, मैं तुझे ही पापड़ बना दूंगी। ठीक है भाभी, मैं बाजार से ही ले आती हूँ। अपनी भाभी की बात सुनने के बाद पारुल चुपचाप बाजार पापड़ लेने चली जाती है। पारुल पापड़ लेकर वापस घर आ रही होती है, तभी पारुल की टक्कर एक अमित नाम के लड़के से हो जाती। अमित गलती से उन पापड़ पर पैर रख देता है, जिस वजह से वो टूट जाते हैं। जब देखकर चल नहीं पाते हो तो सड़क पर चलने के लिए निकलते ही क्यों हो? मेरे सारे पापड़ गिरा दिया और फिर उन पर पैर भी रख दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? भाभी को क्या बोलूंगी? माफ करना, वो मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी आपसे टक्कर हो गई। मैं आपके नुकसान के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। माफी मांगने से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या? ये जो पापड़ आपके पैर पड़ने से टूट गए हैं, वो क्या वापस पहले जैसे ठीक हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं ही करूँगा। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? जब आप अपनी गलती मान ही रहे हो और मेरे पूरे नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार हो, तो मुझे क्या ही परेशानी होनी चाहिए? दिला दीजिए पापड़, वैसे भी मुझे जल्दी ही जाना है घर। अमित पारुल को और पापड़ दिला देता है और उन पापड़ को लेकर पारुल अपनी भाभी के पास जाती है और उसे वो पापड़ दे देती है। पारुल शुरू से ही घर के कामों में ज्यादा रुचि रखती थी, इसलिए उसे ये सब करना भी बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन पारुल पापड़ बनाने की कोशिश करती है और वो पापड़ जब अनीता खाती है तो वो पारुल से कहती है, उस दिन तो कुछ ज्यादा ही पापड़ ले आई थी क्या, जो अब तक चल रहे हैं? नहीं तो भाभी, वो पापड़ उसी दिन ही शाम को आपने खा लिए थे ना, तो अब तो खत्म हो गए और ये तो मैंने घर पर खुद ही बनाए हैं। सच में? ये पापड़ तूने खुद बनाए हैं? हाँ भाभी, ये पापड़ मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ? आपको अच्छे नहीं लगे क्या? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। और इन पापड़ को खाकर तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई है। क्यों ना तू अब पापड़ बेचने का काम शुरू कर दे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? भैया को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और जब भैया कमा रहे हैं तो मुझे बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? तेरे भैया वहाँ घट रहे हैं दिन रात ताकि तेरी अच्छे से घर में शादी करे, और तुझे एक काम करने को क्या बोल दिया, तू तो नखरे करने लग गई। देख, अगर तू पापड़ बेचने का काम नहीं शुरू करेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तू अपनी वजह से अपने भाई का घर तोड़ रही है। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस घर को छोड़कर मत जाना। अपनी भाभी की कील भरी बातें सुनकर पारुल पापड़ बेचना शुरू कर देती है। अब पारुल का यही काम बन चुका था। वो अब सुबह उठती और पापड़ बनाने लगती और शाम को उन्हीं पापड़ को बेचने के लिए निकल जाया करती। पारुल का पापड़ बेचने का काम अच्छा चलने लगा था। कुछ दिनों बाद पारुल पापड़ बेचने के लिए निकलती है, तभी उसे वहाँ अमित मिलता है। अरे तुम तो वही हो ना जिसके मैंने गलती से पापड़ गिरा दिए थे? मुझसे लड़ाई करने लग गई थी तुम, और अब तो यहाँ पापड़ ही बेच रही हो तुम। हाँ, वो उस दिन मैं अपनी भाभी के लिए बाजार से पापड़ खरीद कर लेकर गई थी, लेकिन जब मैंने खुद बनाया घर पर तो भाभी को वो पापड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए भाभी के कहने पर मैं पापड़ बेचने लग गई। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने अब तुम अपना काम करने लग गई, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अब आत्मनिर्भर हो गई हो। जी, और उस दिन मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। उस दिन गलती तो मेरी ही थी। मैंने पहले आपके पापड़ गिरा दिए थे और फिर उन पर पैर रख दिया था। मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अमित और पारुल दोनों बात करने लगते हैं और ऐसे ही अब उन दोनों की रोज मुलाकात होती। कुछ दिनों बाद बरसात के मौसम की वजह से पारुल के सारे पापड़ सील जाते हैं और फिर उसके पापड़ की बिक्री नहीं होती।
तो अनीता को बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ, अब तू काम पे नहीं जा रही है क्या? भाभी वो आजकल मौसम सही नहीं, बरसात हो रही है तो पापड़ सील गए, इसलिए लोग पापड़ खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ समय बाद ही जाऊं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो पैसों से मतलब है। अगर तू पैसे नहीं लाई तो मैं तुझे आज खाने नहीं दूंगी। अब सोच ले, तुझे पैसे लाने हैं या नहीं? भाभी आप बात को समझने की कोशिश करो ना। आप खुद बताओ, इस मौसम में अच्छी से अच्छी चीज बेकार हो जाती है तो लोगों को पापड़ कैसे अच्छे लग सकते हैं? तो मैं क्या करूं इसमें? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तेरे भैया तो जब भी पैसे भेजते हैं बस एक ही बात कहते हैं कि पैसा जमा कर लेना पारुल की शादी के लिए। अरे उनके लिए मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, तो मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? भाभी आप नाराज मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ पापड़ बेचने की। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी। अनीता हर समय पारुल को ऐसे धमकाती रहती और बेचारी पारुल अपनी भाभी की बातों में आ जाती और वही करती जो अनीता करवाना चाहती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद पारुल का भाई मयंक वापस से अपने गांव आ जाता है और तभी वहां अमित पारुल का हाथ मांगने के लिए आता है। मैं पारुल से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में पता करवा सकते हो कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, एक अच्छे घर का लड़का हूँ और मेरा परिवार भी काफी अच्छा है। और ये सब बातें पारुल भी जानती है। मैं पारुल की आत्मनिर्भरता को बहुत पसंद करता हूँ। पारुल, ये क्या है? क्या ये लड़का जो भी कह रहा है वो सच है? मैंने तुझे पापड़ बेचने को भेजा और तू ये सब करती है? अनीता, तुमने मेरी बहन को आत्मनिर्भर होना सिखाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक भाई बहन के बीच में तुम कुछ मत बोलो। हाँ भैया, अमित ने जो भी कुछ कहा है वो सब सच है, लेकिन मेरे लिए आपका फैसला ही सबसे ऊपर होगा। अमित की बात सुनकर मयंक उसके बारे में पता करवाता है और कुछ ही दिनों बाद मयंक अपनी बहन की शादी अमित से करवा देता है। शादी करके मयंक अपनी बहन को विदा कर रहा होता है, तभी कुछ मीडिया वाले आते हैं और पारुल की फोटो खींचने लगते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है, जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वही लड़की है जिसने अपना पापड़ का काम शुरू किया था और आज इनके ही बनाए हुए पापड़ घर घर में हैं और आज इनकी शादी है। हम सब मिलकर इन्हें इनकी शादी की बधाई देते हैं। पारुल पापड़ बेचने वाली तो बनी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पारुल की भाभी का हाथ था, क्योंकि लगातार पारुल को ठोकर मिलती है, जिसकी वजह से आज पारुल इतनी कामयाब थी। सरिता अपने पड़ोसन के घर से आ रही होती है, तभी सरिता को रास्ते में उसकी 3 बहुएं घर जाते हुए दिखती हैं। अरे तुम तीनों को क्या हो गया? तुम तीनों इतनी ज्यादा उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी खाने की स्टॉल अच्छे से चल नहीं रही है। जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए माँ जी हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे तेरी खाने की स्टॉल नहीं चल रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी की दोनों बहुओं की स्टॉल भी अच्छे से नहीं चल रही है। उनकी तो अच्छी चल रही होगी ना स्टॉल। नहीं माँ जी, हमारा भी यही हाल है जो पूजा का है। हमारा कौन सा फूड स्टॉल चलता है? हम भी रोज जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। फूड स्टॉल बस देखने के लिए है, कुछ हो ही नहीं रहा उसका। हम तो सच में इतना परेशान हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा फूड स्टॉल अच्छे से चलने लगे। यहाँ तो हम तीनों बहुओं ने अपनी फूड स्टॉल लगाई है और तीनों ही नहीं चल रही है। कोई बात नहीं बहुओं, तुम तीनों इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम तीनों इतनी मेहनत कर रही हो ना, देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। माँ जी, फल के इंतजार में हम तीनों भी हैं। अच्छा अब चलो घर। अब क्या सारी बातें यहीं खड़ी होकर करोगी? शाम का खाना नहीं बनाना क्या निधि बहू तुझे? अपनी फूड स्टॉल के चक्कर में तुम ये मत भूला करो कि मैंने सुबह का खाना पूजा बहू को, दिन का खाना चारू बहू को और रात का खाना निधि बहू को बनाने को दिया है। हाँ माँ जी, हम तीनों को अच्छे से पता है और आप इतनी टेंशन मत लीजिए। सरिता अपनी 3 बहुओं के साथ घर चली जाती है और निधि खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह चारू अपनी फूड स्टॉल के सामान के लिए अपने पति संजय से कुछ पैसे मांगती है। सुनिए ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो थोड़ा सामान खत्म हो गया है, बस वही लेना था। हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए बनाऊं ताकि तुम अपनी बेकार सी फूड स्टॉल में मेरी कमाई उड़ा सको।
आप मेरे फूड स्टॉल को कैसे बेकार कह सकते हैं? एक समय ऐसा भी था जब आप नौकरी भी नहीं करते थे और अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें बार बार आपको भी तो निराशा हाथ लग रही थी ना। हाँ तो मैं कुछ भी करूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? कम से कम कुछ समय अच्छे से काम करके जो पैसे जमा हुए उससे मैंने काम खोलने की कोशिश की थी, ना कि तुम्हारी तरह पति की कमाई से। आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे जो मेरे फूड स्टॉल की कमाई होगी, जैसे वो आप तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अरे हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हर कदम पर एक साथ चलना चाहिए। फूड स्टॉल की कमाई का इस्तेमाल तो तब करूंगा ना जब उससे कुछ कमाई होगी भी। अरे इस काम को शुरू किए तुम तीनों को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम तीनों बिल्कुल एक जैसी हो, किसी का भी काम नहीं चला। लेकिन हम तीनों ऐसे हार मानकर तो नहीं बैठेंगे ना। ठीक है फिर तो मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हें पैसे देने की, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकता। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, लेकिन मुझे ऐसे ताने मत मारो। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और अपने काम में निराशा तो हर किसी को मिलती है ना। तुम तीनों के हाथ में निराशा और भीख का कटोरा ही आने वाला है। अभी समझा रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। हम लोग वैसे ही बहुत गरीब है और तुम तीनों के फूड स्टॉल के चक्कर में सड़क पे बैठ के ना भीख मांगते हुए नजर आएंगे कुछ टाइम बाद। अपने पति की बातें सुनकर चारू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अब भी फूड स्टॉल लगाना बंद नहीं करती। बस चारू ही नहीं, बाकी की 2 बहुएं भी अपने अपने पति से फूड स्टॉल के लिए काफी ज्यादा खरी खोटी सुन रही थी, लेकिन कोई भी अपने पति की बात मानने को राजी नहीं था और सब लोग अपनी फूड स्टॉल पर ही ध्यान दे रहे थे। कुछ दिनों बाद निधि की फूड स्टॉल पर एक औरत आती है। अरे जरा एक प्लेट टिक्की लगा देना। माफ करना, टिक्की तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं आपके लिए बर्गर लगा दूं। अरे ये क्या बात हुई भला? ग्राहक टिक्की मांग रहा है और आप उसे बर्गर चिपका रहे हो। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी टिक्की बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी लाना, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाली हूँ। चारू, तुम अपनी फूड स्टॉल पर टिक्की भी लगाती हो ना? निधि तुरंत चारू को कॉल करती है। हाँ लगाती हूँ, लेकिन क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, यहाँ एक ग्राहक आई है जो टिक्की मांग रही है, लेकिन मैं तो बर्गर लगाती हूँ अपने स्टॉल पर। वैसे भी बहुत कम ग्राहक आते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं अभी लाती हूँ टिक्की। हाँ ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अब ये बताओ कि तुम उसे टिक्की दोगी कैसे? इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल किया कि तुम जल्दी से यहाँ एक प्लेट टिक्की लेके आ जाओ। 1-2 ही सही, लेकिन ग्राहक आने चाहिए। कम से कम फूड स्टॉल पर लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। चारू इतना कहकर फटाफट से टिक्की बनाने लगती है और कुछ देर में निधि के पास टिक्की लेकर पहुँचती है। निधि उस औरत को टिक्की लाकर देती है और जैसे ही वो औरत टिक्की खाती है, वो इतना गंदा मुंह बनाती है और वहीं पर टिक्की को थूक देती है। अरे क्या हुआ? आपने टिक्की थूक क्यों दी? आप अब तक टिक्की टिक्की चिल्ला रही थी और अब जब मिल गई है तो ऐसे थूक रही है? ये कोई बात होती है क्या? इस टिक्की को मैं तो क्या, जो खाएगा वो भी थूकेगा। इससे घटिया और भी कुछ बनाना आता है या यही लास्ट है इस लिस्ट में? मैडम, आपको पसंद नहीं आई तो आप सीधा मना कर दीजिए ना। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो? कोई मेहनत से बना रहा है, पहले आपने थूक दी और अब ये सब बकवास कर रही हो। मैं तो बकवास कर रही हूँ? यही कोई और होता ना तो आपके फूड स्टॉल में ताला लगवा देता। जब कुछ बनाना नहीं आता तो बंद कर दो, क्यों लोगों के मुंह का स्वाद खराब करने में लगी पड़ी हो? और वो औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी ये सब चारू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो भी गुस्से में बोलती है। क्या हुआ मैडम, मुझे बताओ तो, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? मैंने बनाई है टिक्की। अच्छा तो तुमने बनाया है? अरे जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, वैसे ही तुम्हारे भी हाथ कटवा देने चाहिए ताकि ये घटिया टिक्की और कोई ना खा पाए। बस कर दो, अब आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ बंद कर दो फूड स्टॉल, बहुत पागल बना दिया लोगों को। उस औरत की बात सुनकर निधि और चारू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तीनों बहुएं बहुत ज्यादा उदास थी और अब उन तीनों ने फूड स्टॉल बंद करने का मन बना लिया था। तीनों को इतना ज्यादा उदास देखकर सरिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद सरिता अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। बहुओं, अब तुम तीनों एक एक करके ये बताओ कि कौन किस चीज के स्टॉल लगाता है। मैं बर्गर की स्टॉल लगाती हूँ। और मैं टिक्की की। मैं सैंडविच की लगाती हूँ। लेकिन माँ जी, ये सब बातें करके क्या फायदा?
अब हम सब तो बंद ही करने वाले हैं ना अपनी अपनी फूड की स्टॉल। बात तो तुम तीनों ठीक ही कर रही हो। तुम तीनों की फूड स्टॉल जब चल ही नहीं रही थी तो इससे अच्छा बंद ही कर दो। अच्छा, आज निधि बहू तू सैंडविच बनाइयो, चारू तू टिक्की और पूजा तू बर्गर। सरिता की तीनों बहुएं उसकी बात सुनकर अलग अलग खाना बनाने लग जाती हैं। कुछ देर बाद जब तीनों सरिता की बताई हुई चीजें बना देती हैं, तो सामान सामने लाकर रख देती हैं। ये लीजिए माँ जी, हम जो चीज अच्छी बनाते हैं वो तो चली नहीं, अब एक दूसरे की चीजें बनाई हैं तो वो और भी ज्यादा बकवास लगेंगी। अब तो स्टॉल बंद ही करना है तो कोई कुछ कहेगा थोड़ी। अच्छा पूजा बहू तू सैंडविच खा, निधि बहू तू बर्गर और चारू बहू तू टिक्की खा। तीनों बहुएं वापस सरिता की बात मानते हैं। ये कितना अच्छा सैंडविच है, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा बनाया है। ये बर्गर भी बहुत अच्छा बना है। टिक्की तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है कि तुमने बनाई है, जिसे आती ही नहीं है बनाने। अब समझ आया बहुओं, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें बनाना आता हो वही लोगों को पसंद आए। तुम 3 बहुएं हो, तुम एक दूसरे के हाथ का स्वाद पता करके अपने काम को आगे बढ़ाओ, ना कि बंद करो। सरिता की बात तीनों बहुओं को समझ आती है और अब वापस से तीनों बहुएं अपनी अपनी फूड स्टॉल लगाना शुरू कर देती हैं।